अच्छा जी, तो आज का टॉपिक है ड्रग्स यूज्ड इन एस्थमा एंड सीओपीडी यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो बेसिकली हमने आज पहले तो ये समझना है कि अस्थमा क्या होता है, फिर हमने ये समझना है कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस क्या होती हैं, सीओपीडी, जिसकी ही एक टाइप है अस्थमा। ठीक है, फिर हमने ये समझना है कि उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, फिर हमने उस पैथोफिजियोलॉजी में नॉर्मल रिसेप्टर्स को मैनिपुलेट करके जो ड्रग्स हम यूज करते हैं एस्थमा की ट्रीटमेंट के लिए वो पढ़ने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये भी वही है हर ड्रग की, मैं आपको अपने हर लेक्चर में बताता हूँ कि फार्माकोकाइनेटिक वन बाय वन के मोड ऑफ एक्शन के लिए एडवर्स इफेक्ट्स, ये वन बाय वन आपने किस तरह मूव करना होता है किसी भी ड्रग को जब भी आप पढ़ रहे होते हैं। तो ये है ओवरव्यू, ये क्लासिफिकेशन इस चैप्टर की कि हमने इसमें ये पढ़ना है। इसके अंदर सॉरी, अच्छा इसके अंदर जो है ड्रग्स यूज्ड इन एस्थमा पढ़ेंगे और ड्रग्स यूज्ड इन सीओपीडी। अच्छा सीओपीडी ना बेसिकली जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है ना, ये एक ग्रुप ऑफ डिजीजेज है जिसके अंदर जो है सांस लेने में, अभी तो आप ये समझ रहे हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन होती है ब्रोंक्यूल में जिसकी वजह से सांस में कमी आती है। ठीक है, आपने पहले भी थोड़ा सा पढ़ के आए होंगे, लेकिन आप जो है आगे जाके अपनी स्पेशल पैथोलॉजी में ये सारा पढ़ लेंगे। तो जो सीओपीडी होती है जिसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं, उसके अंदर ही काफी टाइप्स होती हैं। जैसे एस्थमा उसकी एक टाइप है, एम्फाइसीमा उसकी एक टाइप है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस उसकी एक टाइप है, ब्रोंकिएक्टिसिस उसकी एक टाइप है। तो इसी के अंदर आता है ये एस्थमा। ठीक है, तो ये ड्रग्स हैं जो एस्थमा में यूज किए गए हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स, एंटी इंफ्लेमेटरी, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज। ठीक है, ये वन बाय वन हम सारा पढ़ेंगे। ये आपने क्लासिफिकेशन ओवरव्यू में अभी आपको फिर से भी पढ़ाता हूँ, जब मैं अस्थमा का पढ़ा दूंगा डेफिनेशन की वो होता क्या है। अच्छा, तो अस्थमा बेसिकली एक ऐसी सीओपीडी है, एक ऐसी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है। हमें शो हो गया क्रोनिक है, सीओपीडी है ये, तो क्रोनिक है मतलब ये चलती आ रही है, ये फॉर सम पेक्यूलियर टाइम, 1 से 7 दिन या फिर मैक्सिमम 2-3 महीने के लिए नहीं है, ये चल रही है मुसलसल। ये क्रोनिक है। दूसरा ये ऑब्स्ट्रक्टिव है, यानी ब्रोंकियोल्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दुश्वारी आ रही है। ठीक है, तो इट इज अ टाइप ऑफ सीओपीडी दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एयरवे इन्फ्लेमेशन। ठीक है, एयरवे मतलब ब्रोंकियोल्स की इन्फ्लेमेशन एंड एपिसोड रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पेज्म। तो दो चीजें दो चीजें क्या हैं, एक तो है इन्फ्लेमेशन और दूसरी चीज क्या है, रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पेज्म। ठीक है, जिसकी वजह से सांस में कमी आती है। हमने अक्सर देखा होगा, अगर आप में से कुछ को अभी तक अस्थमा का नाम बताओ, तो हमने देखा होगा कुछ लोगों को वो अपने साथ पंप उठा के फिरते हैं, कभी भी उनको थोड़ी थोड़ी देर बाद उसके जो है फ्यूम्स को पफ करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका सांस जो है वो ठीक हो जाता है। तो उन सबको ये अस्थमा की डिजीज होती है ज्यादातर जो आम है, बाकी और भी होती है, ब्रोंकिएक्टिसिस भी में भी यूज होता है खैर। तो उन सबको होता है अस्थमा। तो अब कौन कौन से ड्रग्स यूज किए जाएंगे, अब जो बीमारी होती है ना, कल हमने पढ़ा था जीआईटी की डिजीजेस, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि मोटिलियम का पढ़ा था, डोमपेरिडोन जिसे कहते हैं। तो कुछ भी उसके अंदर क्या हो रहा था, उसके अंदर जब मोशन होती थी, मोशन सिकनेस की वजह से वॉमिटिंग होती थी, तो हमने क्या किया था, डोमपेरिडोन दे दी थी जिसने जाके एरिया पोस्टीमा में वॉमिटिंग सेंटर को ब्लॉक कर दिया। अब एस्थमा के अंदर इसी तरह इस इन्फ्लेमेशन को हमने खत्म करना है और इस ब्रोंकोस्पेज्म को खत्म करना है। ठीक है, दो चीजें, इन्फ्लेमेशन खत्म करनी है और ब्रोंकोस्पेज्म खत्म करना है। तो इसके लिए हम कौन से ड्रग्स देंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी और जो ब्रोंकोडायलेटर्स होंगे। ठीक है, देखो मैंने ब्रोंकोस्पेज्म लिख लिया, टू ट्रीट ब्रोंकोस्पेज्म। ठीक है, तो ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स होंगे इधर। तो हम दो ड्रग्स देंगे, एक एंटी इंफ्लेमेटरी और दूसरे ब्रोंकोडायलेटर्स। अब आपकी बुक में फार्माकोलॉजी में, मिनी में और बिग में, मिनी कैटसन और बिग कैटसन में ये लिखा हुआ है कि जो सीओपीडी है ना, वो भी इसी की फॉर्म है, लेकिन वो लेस रिवर्सिबल है
और मोर डिस्ट्रक्टिव है और मोर प्रोग्रेसिव है, ठीक है। यानी सीओपीडी वैसे तो बेसिकली तो सीओपीडी की ही टाइप होती है अस्थमा, लेकिन इसने ये कहा है तो आप चाहे ये समझ लें कि उसकी टाइप होती है, या फिर इधर ये समझ लें कि जो सीओपीडी होती है वो अस्थमा से जरा ऊपर नेचर की डिजीज होती है, जरा डेंजरस ज्यादा होती है, तो उसको सीओपीडी कहेंगे। अब आ जाओ वापस क्लासिफिकेशन की तरफ। क्या पढ़ा है मैंने कि इसके अंदर कौन से ड्रग यूज करेंगे, जो एंटी इंफ्लेमेटरी होंगे और जो ब्रोंकोडायलेटर्स होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रोंकोडायलेटर्स, ये सारे ब्रोंकोडायलेटर्स हैं और ये एंटी इंफ्लेमेटरी हैं। ये भी एंटी इंफ्लेमेटरी या फिर इनको कहते हैं स्टेबलाइजिंग ड्रग्स या स्टेबलाइजर्स में आ जाते हैं। और इसी तरह सीओपीडी में भी ब्रोंकोडायलेटर्स और एंटी इंफ्लेमेटरी, तो बेसिकली ये दो ड्रग्स हैं, ब्रोंकोडायलेशन करवाने वाले और एंटी इंफ्लेमेटरी, जो यूज होते हैं अस्थमा में भी और सीओपीडी में। चलो अब आगे चलते हैं। अब हमने पढ़ लिया अस्थमा क्या है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कि ना नॉर्मल लंग क्या होता है, अस्थमा में उस लंग में क्या होता है और अस्थमा किस चीज की वजह से होता है। हमें से कुछ को पता होगा, फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ होगा, कुछ को भूला हुआ होगा, तो चलो रिवाइज कर लो सारे। ये होते हैं आपके लंग्स, ठीक है, फेफड़े भी कहते हैं। तो ये आ रहा होता है जो आगे आगे डिवाइड करता है ब्रोंकियोल्स में और आगे वो ब्रोंकियोल्स बनाता है, एयरबैग्स बनते होते हैं। तो ये उसके अंदर का ये ब्रोंकाई आ रहा है जो ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो रहा है और आगे जाके एल्वियोलाई बन रहा है और जिसको कैपिलरी नेट करते हैं, ठीक है। ये होती है नॉर्मल लंग की एनाटॉमी। अब होता है इस तरह है कि आप सांस लेते हैं तो सांस जो है, हवा जो है वो इनके जरिए अंदर जाती है, ठीक है। हवा अंदर जाती है, इसको फिल कर देती है हवा। हवा की ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड वेसल्स में चली जाती है, आर्टरीज में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारी वेन से निकल के उस हवा में चली जाती है जो हम बाहर एक्सपायर कर देते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल, ये सबको ही पता होगा। खैर अब आगे ये होता है कि जब किसी को अस्थमा हो गया, सपोज करो इस बंदा, ये नॉर्मल लंग था इस बंदे का, इस बंदे को हो गया अस्थमा, ठीक है। ये नॉर्मल लंग था, देखो ब्रोंकाई सही है। अब इसको हो गया अस्थमा। अब देखो इसकी ये है मैक्रोस्कोपिक पिक्चर ब्रोंकियोल्स की। अब जब अस्थमा हुआ तो ये स्मूथ मसल सेल्स है, जो बाहर नजर आ रहे हैं ना जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये है स्मूथ मसल सेल्स, ठीक है। इनकी क्या हुई है, हाइपरट्रॉफी, इनकी हाइपरट्रॉफी हो गई है। और अंदर ये जो ब्रोंकियोल्स है ना, इसके अंदर म्यूकोजा भी ठीक हो गया और ब्रोंकियोल्स बिल्कुल जो बिल्कुल खुले खुले और अंदर हवा जाने का पूरा रास्ता था वो ब्लॉक हो गया। तो ये होता है अस्थमा के अंदर एक लंग की कंडीशन। ये देखो ये नॉर्मल है, इस पिक्चर में भी शो हुआ है, ठीक है, नॉर्मल है, मसल भी नॉर्मल है। अब इधर देखो ल्यूमन का साइज ब्रोंकियोल का, और इधर देखो ल्यूमन का साइज, ल्यूमन काफी छोटा हो गया है, ठीक है। बाहर इन्फ्लेमेशन हो गई है, बाहर जो है स्मूथ मसल सेल हाइपरट्रॉफी हो गई है। तो ये सब हो रहा होता है अस्थमा के अंदर, ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, ठीक है। इसको जरा मजीद डिटेल में देखें तो अब आते हैं इसकी कोज की तरफ कि व्हाट कॉजेज अस्थमा। वो हमने देख लिया कि यार ये नॉर्मल लंग था और उसको अस्थमा हो गया, तो वो अस्थमा वाला लंग था ये वाला, ठीक है। ये नॉर्मल लंग है, ये अस्थमा वाला लंग है। अब हमने ये देखना है यार एक नॉर्मल बंदा है उसको अस्थमा किस तरह हो गया। अच्छा हमने ना पढ़ा हुआ है पीछे के ना अस्थमा इस वजह से होता है कि ना, ये सबको ये वाला पाथवे ना अक्सर हम सबको याद होगा कि एंटीजन आता है, एंटीजन आके आईजीई के साथ आईजी को एक्टिवेट करवाता है, आईजी एक्टिवेट हो गया माइस सेल पे लगता है, और फिर से जब एंटीजन का एक्सपोजर होता है तो फिर जो मैस सेल है वो हिस्टामिन और ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज कर देता है, ठीक है। ये आप में से अक्सर को पता होगा। अब हम पढ़ते हैं कि यार ये एंटीजन आया तो आया किधर से, एंटीजन होते कौन कौन से हैं। तो जो इरिटेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डस्ट भी हो सकती है किसी लोगों में, कि कुछ में सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकती है, कुछ में इवन टेम्परेचर चेंज भी हो सकता है, ठंडी हवा आ गई उसकी वजह से हो गया, कुछ में पोलन्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें ना एंटीजन बन सकती हैं। अब आ गई बात ये कि यार ये चीजें तो आमतौर पर हमारे जो हवा है उसमें है, आमतौर पर डस्ट भी हर जगह है,
पॉलन्स भी मौसम में आ जाते हैं, तो सबको तो अस्थमा नहीं होता, कुछ कुछ लोगों को क्यों हो जाता है? कुछ लोगों को अस्थमा इस वजह से होता है क्योंकि उनके अंदर इसका पहले तो जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है अस्थमा की, ठीक है, और दूसरा उनके अंदर हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस या हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसके खिलाफ, ठीक है। ये रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम है, जेनेटिक रिलेशन भी है इसका। तो आप ये समझ लें कि कुछ लोगों का स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम होता है जो कि हाइपर सेंसिटिव होता है एंटीजेंस को, इस वजह से उन्हें अस्थमा हो जाता है, ठीक हो गया। ये मीडिएटर्स होते हैं। अब हुआ ये कि ये देखो, अब ये जो मैं बना रहा हूँ इसको फॉलो करना। एंटीजन आया, एंटीजन ये आ गया, एंटीजन ने आके पेरिफेरल लिम्फोइड टिश्यू को कहा कि हाँ भाई मैं आ गया हूँ, तो तुमने जो करना है कर लो। उसने कहा अच्छा तू आ गया तो अब देखना क्या करना। उसने ये आईजी बनाना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा आईजी बनाना शुरू कर दिया, और उन आईजी ने जाके इस मैच सेल पे लगना शुरू कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये समझो ये एक जो है ड्रैगन है, और उसके खिलाफ ये एक ड्रैगन जो है ये किसी जगह पे आया, तो उस जगह के जो सिपा सलार है समझ लो, उसने कहा कि चलो यार अब मैं फौज बनाता हूँ इसके खिलाफ ताकि इसे मैं मार सकूं। अब उसने फौज बना दी और फौज जो है ये किले पे खड़ा दी, ठीक है, ये सारी फौज बन गई है। अब फिर से जब ये ड्रैगन आया तो इन्होंने ये जो फौज जो थी उसने इसको काबू कर लिया, ठीक है। अब जब काबू कर लिया इस फौज को, ठीक है, तो उन्हें पता चला कि यार ये अभी पीछे और भी आ रहा है, ठीक है, और ड्रैगन भी आ रहे हैं, इसके बच्चे आ रहे हैं सारे। तो उसने ये किया कि डीग्रेनुलेट कर दिया अपने अंदर जितने ग्रेन्यूल्स थे मजीद, मतलब सिपाही इकट्ठे करने वाले समझ लो, परिंदे जो हैं या फिर मैसेंजर जो है वो फैला दिए कि हमें मजीद सिपाही चाहिए क्योंकि मजीद ड्रैगन आ रहे हैं। ये ड्रैगन है, ठीक है, और ये हैं सारे सिपाहियों बुलाने वाले मैसेजेस, ठीक है, ये सारे सिपाही बुलाने वाले मैसेजेस हैं या सिपाही के प्यादे हैं, प्यादे हैं जो भी समझ लो, ठीक है। तो इन सारों ने जो है इसका भी बेड़ा गर्क कर दिया देखो, लेकिन साथ साथ उन्होंने जो है अपनी रियासत का भी बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है। जाहिर बात है जब सिपाही आएंगे उनको खिलाने के लिए कुछ चाहिए होगा, ठीक है। मजीद ये कि जब वो ज्यादा आ जाएंगे तो वो अपना ही रियासत पे अपनी मर्जी से कुछ भी चीज छीन लेंगे किसी आम बंदे से। तो यही मिसाल समझ लो इसकी होती है। एंटीजन एक ड्रैगन है, वो आया है इस रियासत में, इस रियासत ने कहा है कि चलो यार अब हमें इसे खत्म करना है। खत्म करने के लिए उसने अपने सिपाही बनाए, मजीद सिपाहियों ने कहा कि यार हम काफी नहीं है, तो उन्होंने अपने प्यादे छोड़ दिए, प्यादों ने जो है मजीद सिपाही बनाए, और फिर जो है ये सारा सिस्टम जो है बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है। ये सब हो रहा है इसकी पैथोफिजियोलॉजी में अस्थमा। अब हमने ये देखना है कि हमने इस पैथोफिजियोलॉजी को किस तरह मैनिपुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये पहला मैकेनिज्म है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन का, इसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है। जो हिस्टामिन रिलीज हो रहा है ना, अब होता ही है कि ये हिस्टामिन रिलीज होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, ये जाके ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा देते हैं, ठीक है। ये है एक मैकेनिज्म। दूसरा मैकेनिज्म ये है, ये आप लोगों ने नहीं देखा होगा किसी ने आज से पहले, ये फार्मा से ही है बेसिकली। अब इसमें ये होता है कि ये जो सीएनएस है ना, उसका जो वेगल सिस्टम है, जो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम है, वो सिस्टम भी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर रहा होता है। कैसे कर रहा होता है कि ये देखो, ये वेगल सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, ये जो है ना एयर, ये ब्रोंकियोल्स में सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं वेगल एफरेंट से। जैसे ही समझो यहाँ पे आया एक एंटीजन, तो ये वेगल एफरेंट एक्टिवेट हुआ, इसने जाके सिग्नल दिया सीएनएस को, उसने वेगल एफरेंट के थ्रू सिग्नल भेजा गैंग्लियोनिक फाइबर में, उसने आगे रिलीज किया एसिटाइल कोलिन, और एसिटाइल कोलिन ने आगे जो है एक सब्सटेंस रिलीज किया जिसको कहते हैं टैकीकाइनिन या सब्सटेंस पी, ठीक है, लिख देता हूं मैं, सब्सटेंस जो कि क्या है, एक टैकीकाइनिन, ठीक हो गया। इसने रिलीज किया तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो गया, ठीक हो गया। तो ये थी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन की सारी स्टोरी। पहला मैकेनिज्म होता है थ्रू एंटीजेंस जो आके मैस्ट सेल्स को डीग्रेनुलेट करवाता है, और दूसरा होता है थ्रू वेगल एफरेंट पाथवे। यहाँ तक किसी को कुछ समझ ना आई हो तो पूछ ले। क्लियर
क्लियर है सब? मैं ज़रा जल्दी जल्दी आज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लेक्चर ज़रा बड़ा है आपका और कंप्लीट नहीं होना है अगर मैंने जल्दी ना की तो। खैर आगे चलते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये वाली स्लाइड जो देख रहे हो, ये सारे स्क्रीनशॉट ले लो अपने मोबाइल्स में या तस्वीर ले लो इसकी या लिख लो। ये जो चीज़ है ना, इससे ही इस चैप्टर के सारे सवाल आते हैं। बेसिक सवाल ये आता है, व्हाट आर द ड्रग्स यूज्ड फॉर एक्यूट एस्थमा अटैक, और उनमें से किसी का साइड इफेक्ट लिखें उस ड्रग को मेंशन करके, या फिर किसी का जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। या फिर सवाल आता है, व्हाट आर द ड्रग्स फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एस्थमा। इसी से रिलेटेड सारे सवाल यूएचएस में आते हैं। आपको अपनी मीनिंग में भी नहीं मिलेगा ये सही से प्रॉपर लिखा हुआ, थोड़ी सी एक लाइन लिखी हुई है, उससे किसी किसी को अंदाजा होता है, अक्सर वो छोड़ देते हैं बनाए, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज जो है ये पास पेपर में मिलेगी आपको, और सारे सवाल तकरीबन 10 सवाल जो हैं वो इन्हीं में से ही आए हुए हैं स्पेसिफिक के। व्हाट आर द ड्रग्स यूज्ड फॉर एक्यूट एस्थमा अटैक, व्हाट आर द ड्रग्स यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एस्थमा, और उनमें से किसी की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख दो या डिटेल लिख दो। तो हम देखते हैं कि एस्थमा अटैक में ना दो किस्म की चीजें होती हैं। एक तो जो एस्थमा वाला पेशेंट, अगर हम किसी को जानते हैं ना, तो हमने देखा होगा कि जब एस्थमा का अटैक आ रहा होता है, जब उनकी सांस रुकने लगती है, उसी टाइम वो कफ करते हैं। तो दैट आर द ड्रग्स फॉर एक्यूट एस्थमा अटैक, बीटा 2 एगोनिस्ट, मस्करीनिक एंटागोनिस्ट एंड मिथाइलजेंथीन्स। जबकि कुछ लोग होते हैं जो रोजाना एस्थमा की दवाई ले रहे होते हैं, चाहे उनको अटैक आ रहा है या नहीं, दैट इज फॉर प्रोफाइलैक्सिस, ताकि एस्थमा का अटैक ना आए, या फिर दैट इज फॉर मोर क्रोनिक डिजीज, या फिर मोर डेंजरस डिजीज, या फिर मोर सिवियर डिजीज, या मोर सिवियर सीओपीडी। तो उसके अंदर कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं, मैस्ट सेल स्टेबलाइजर्स आते हैं, स्टेबलाइजिंग ड्रग्स जो मैंने आपको पहले बताया, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट आते हैं, एंटी-आईजी एंटीबॉडी आती है, और लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट आते हैं। ठीक हो गया? ये सब जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो आगे चलते हैं, हमने वन बाय वन डिस्कस करना है कि एक्यूट एस्थमा अटैक के अंदर कौन कौन से ड्रग्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, एक्यूट एस्थमा अटैक के अंदर कौन कौन से ड्रग्स यूज हो रहे हैं। अच्छा, तो सबसे पहला ड्रग जो यूज हो रहा है वो है बीटा 2 एगनिस्ट। बीटा 2 एगनिस्ट जो है वो भी दो किस्म के यूज हो रहे हैं। पहला है और दूसरा है लॉन्ग एक्टिंग। दूसरा नाम साबा और लाबा भी दिया जाता है। साबा मतलब शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगनिस्ट, ठीक है, और इधर लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगनिस्ट, ठीक है। तो ये दो नाम दिए जाते हैं इन दोनों को, साबा और लाबा। तो जो साबा है, सबा जो है या फिर साबा है, ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग में उसके अंदर एल्ब्यूटिरोल होता है, एल्ब्यूटिरोल होता है, टर्ब्यूटलीन होती है, और मेटोप्रोटीरिनोल होता है। अगर किसी ने सही से ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक फार्माकोलॉजी पढ़ी हुई है तो उसको अच्छे से याद होगा कि ये जो ड्रग्स हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, उनके ज़हन में क्लिक कर जाएगा। अगर ना भी करे ना तो एक शॉर्टकट ये है कि ना फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को याद रखो। जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है वो कौन लाता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है? एड्रीनर्जिक और बीटा, अल्फा और बीटा होते हैं, ठीक है, रिसेप्टर्स। तो बीटा एगोनिस्ट क्या करेगा? जब फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स आए तो क्या होता है? ब्रोंकोडायलेशन होती है, ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड, ब्रोंकोडायलेशन होती है। तो अब एक एक करके इसको पढ़ते हैं। फार्माकोकाइनेटिक क्या होती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, और साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो दोनों जो हैं शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग ड्रग, वो इनहेलेशन रूट के थ्रू दिए जाते हैं, ठीक है। रूट, मैंने रोट ऑफ इनहेलेशन लिख दिया, रूट ऑफ इनहेलेशन के थ्रू दिए जाते हैं। एक नेबुलाइजर के थ्रू भी दिया जा सकता है, पफ के थ्रू भी दिया जा सकता है, जो हमने स्प्रे देखा होगा, जो इनहेलेशन स्प्रेज होते हैं जो एस्थमा पेशेंट्स के बाद होते हैं, वो सब जो हैं वो यही स्प्रेज होते हैं जिनके अंदर बीटा एगनिस्ट होते हैं। अब जो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स है उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 2 से 4 घंटे, जबकि लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 12 से 24 घंटे का, ठीक है। जो इसका रूट ऑफ एक्सक्रीशन है वो थ्रू मेटाबॉलिज्म इन लिवर है, और एक्सक्रीशन हो जाती है वो ऐसा कुछ
एज सच मेंशन नहीं है, ना आपकी मिनी में मेंशन है ना बिग में मेंशन है। तो फार्माकोकाइनेटिक में आपने जो चीज याद रखनी है वो है इनहेलेशन के थ्रू दिया हुआ है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कितनी देर है। अब जो अगली चीज हम पढ़ रहे हैं वो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता क्या है। हमने पढ़ लिया था कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है, तो ये ब्रोंको डायलेशन किस तरह करवाता है, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि बीटा रिसेप्टर पे जाके लगेगा और वहां पे ब्रोंको डायलेशन करवा देगा, ठीक है। हमने मान लिया ये जो बीटा एगनिस्ट है ना, इसने जाके एक्ट किया बीटा रिसेप्टर पे, इसने बीटा रिसेप्टर पे एक्ट कर दिया। बीटा रिसेप्टर पे एक्ट किया तो क्या हुआ, एडिनिलाइल साइक्लेज एक्टिवेट हुआ, एडिनिलाइल साइक्लेज एक्टिवेट हुआ, एसी एक्टिवेट हुआ, उसने एटीपी को कन्वर्ट कर दिया सीएएमपी साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में, ठीक है। जब साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ज्यादा हुआ तो क्या हुआ, ब्रोंको डायलेशन हो गई। ये इसका सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ये निचले वाली अभी सारी चीज भूल जाओ या आगे जाके आप पढ़ोगे, ऊपर वाला सिर्फ देखो कि बीटा रिसेप्टर पे बीटा एगनिस्ट ने एक्ट किया, एडिनिलाइल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करवाया जिसने एटीपी को तोड़ दिया कैंप में, यानी साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में, जिसकी वजह से क्या हो गई, ब्रोंकियल रिलैक्सेशन। चलो अब आगे पढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया, किस किस जगह ये यूज होता है ये पढ़ते हैं, ठीक है। किस किस जगह यूज होता है पहले ही पढ़ा है, एस्थमा में और सीओपीडी में यूज होगा। लेकिन हर ड्रग का ना एक स्पेसिफिक चीज है जो हमें याद रखनी है कि अगर वो सीओपीडी में यूज हो रहा है तो ये जो है फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। ये चीज बहुत जरूरी है, ये याद रख लो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो होते हैं बीटा एगनिस्ट, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। अब आते हैं इसके साइड इफेक्ट की तरफ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कॉमन साइड इफेक्ट जो है वो है स्केलेटल मसल ट्रेमर, ठीक है। ट्रेमर्स होते हैं अगर आप ज्यादा दिनों तक ये स्प्रे या बीटा एगोनिस्ट जो इनहेलेशन स्प्रेज हैं वो यूज करते हैं, नेबुलाइजर यूज करते हैं, तो आपको स्केलेटल मसल ट्रेमर्स होते हैं। साथ साथ उसने ये भी कहा है कि कुछ लोगों में, बहुत मिनिमम लोगों में टैकीकार्डिया भी हो सकता है क्योंकि बीटा एगनिस्ट है, तो उसने फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स लाना है तो वो हार्ट रेट इंक्रीज करेगा। एरिथमियाज भी हो सकते हैं, और अगर ज्यादा यूज करेंगे तो हमें हार्ट ड्रग के साथ पता है कि वो टॉलरेंस डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये था इसका क्लिनिकल यूजेस और साइड इफेक्ट। दैट कंक्लूड्स आवर फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एस्थमा, दैट इज बीटा एगनिस्ट, और जिसके अंदर कौन कौन से बीटा एगनिस्ट आते हैं, एल्ब्यूटिरोल, टर्ब्यूटलीन, मेटोप्रोटीनोल। अच्छा मैंने इस तरह याद किया हुआ है कि जो सभा है ना, अक्सर सभा का मैसेज आता होता है कि ना मेरे पास लोड कम है तो मुझे लोड भेज दें, तो जो उसके अंडर ड्रग्स आएंगे वो आएंगे एटीएम, तो लोड भेजने के लिए आपको एटीएम से पैसे निकलवाने पड़ेंगे। तो ये एक निमोनिक है इसका, एटीएम, एल्ब्यूटिरोल, टर्ब्यूटलीन एंड मेटाप्रोटीनोल। तो सभा जो है वो हमेशा बैलेंस मांगती है, सॉरी अगर कोई सभा है, मैं वैसे ही एग्जांपल के लिए अपने ज़हन का निमोनिक बता रहा हूँ। तो एल्ब्यूटिरोल, टर्ब्यूटलीन और मेटाप्रोटीनोल, ठीक है। जो दूसरे वाला है वो खैर बहुत ही खराब निमोनिक है जो मुझे नहीं बताना चाहिए आप लोगों को। खैर आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ते हैं मिथाइल ज़ेनथीन्स क्या होते हैं। व्हाट आर मिथाइल ज़ेनथीन्स, ये अब दूसरी चीज है जो कि शॉर्ट एक्टिंग शॉर्ट एक्टिंग कह रहा हूँ, एक्यूट एस्थमा अटैक के अंदर यूज किए जाते हैं। देखो हमने बीटा एगोनिस्ट पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मिथाइल ज़ेनथीन। क्या पढ़ेंगे, मस्करीनिक एंटागोनिस्ट। मिथाइल ज़ेनथीन तो हम में से हर कोई जो है वो खाता या पीता है, ठीक है। वो इस वजह से खाता पीता है क्योंकि मिथाइल ज़ेनथीन नेचुरली कॉफी में होते हैं, टी में होते हैं और चॉकलेट कोकोआ, ठीक है। तो हम में से हर कोई जो है मिथाइल ज़ेनथीन चाय बहुत ज़्यादा लोग पीते हैं, कॉफ़ी जो है कुछ लोग पीते हैं, और इसके अलावा चॉकलेट तो अक्सर लोग खाते हैं। तो ये जो है मिथाइल ज़ेनथीन, ठीक है, नेचुरली। लेकिन इन सब में मिथाइल ज़ेनथीन की कौन सी फार्मूलेशन होती है, कौन सी क्लास होती है, वो ये होती है, कॉफ़ी के अंदर कैफीन होती है, टी के अंदर थियोफाइलिन होती है, ठीक है। ये खास तौर पर याद रख लो, थियोफाइलिन, और इस कोकोआ में थियोब्रोमीन होती है। अच्छा अब ना इससे मैं एक ना मिथ जोड़ रहा हूँ, मिथ तो नहीं कहेंगे, वो असल में सच ही है
वो ये है कि जब भी ना आप लोगों का गला खराब होता है या फिर आप लोगों को चेस्ट इन्फेक्शन होती है, तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ना आप ना चाय पी लो या फिर गर्म चीज कुछ पी लो तो सुकून मिल जाता है, चाय के अंदर जुशाना डाल के पी लो। तो अब होता क्या है कि चाय के अंदर नेचुरली तौर पर होता है थियोफाइलिन। थियोफाइलिन जाके ब्रोंको डायलेशन करवा देता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें वक्ती तौर पर सुकून महसूस होता है। ठीक हो गया। तो ये होता है इसका इफेक्ट। आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे तो आपको याद होना चाहिए कि हाँ यार, चाय इस वजह से पीते हैं क्योंकि इसके अंदर थियोफाइलिन होता है जो कि एक मिथाइल ज़ेंथीन है जिसका काम क्या है, ब्रोंको डायलेशन करना। अच्छा, अब आगे जो है हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं। फार्माकोकाइनेटिक ये है कि थियोफाइलिन ओरल फॉर्म में होती है, हमने पीछे पढ़ा है बीटा 2 एगनिस्ट जो है वो होता है इनहेलेशन रूट के थ्रू, ठीक है, जबकि जो थियोफाइलिन होती है उसकी गोलियां आती हैं थियोफाइलिन की, ठीक है, ओरल फॉर्म होता है या फिर चाय में पीते हैं। इसका जो है मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन जो है वो P450 ड्रग मेटाबोलाइज करता है लिवर में। इसकी क्लियरेंस जो है एज और स्मोकिंग के साथ इंक्रीज करती है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी फार्माकोकाइनेटिक। अच्छा, इस पॉइंट को समझो कि क्लियरेंस किस तरह एज और स्मोकिंग के साथ इंक्रीज। तो किसी बूढ़े बाबे को चाय पिलाएंगे तो उसको जो है उस चाय का असर थोड़ी देर तक रहेगा क्योंकि उसने थियोफाइलिन जो है वो जल्दी मेटाबोलाइज करके अपने जिस्म से निकाल दी। ठीक हो गया। अच्छा जरा मुझे 1 मिनट दो, मैं पानी पी लूं। अच्छा जी, तो अब आ गए इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ कि थियोफाइलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। हमें समझ आ गया ब्रोंको डायलेशन करता है, किस तरह करता है ये जरूरी है, ठीक है। जब आप फार्मा पढ़ रहे होते हैं ना, तब आप सिर्फ अगर एग्जामिनर को ये बताए ना कि ये ड्रग देते हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि बीटा एगनिस्ट जो है वो जाके बीटा रिसेप्टर पे लगता है तो ब्रोंको डायलेशन हो जाती है। वो आपको अगर 2 नंबर का सवाल है तो 1 नंबर देगा, 2 नंबर नहीं देगा, क्योंकि फार्मा में वो सुनना चाहते हैं रिसेप्टर, ठीक है, रिसेप्टर सुनना चाहते हैं, फिर वो सुनना चाहते हैं वो रिसेप्टर करता क्या है आगे। ठीक हो गया। तो थियोफाइलिन जो है ना, ये अंदर जाके जो फोस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम होता है उसको इनहिबिट कर देता है। फोस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम होता क्या है, उसको इनहिबिट क्या करता है, इसके लिए ये डायग्राम, ये थियोफाइलिन फोस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम का काम ये होता है कि उसने ये जो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो एटीपी से एडिनिलाइल साइक्लिक थी, उसने इसको तोड़ के वापस एएमपी बना देना है, ठीक है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट सिर्फ। तो जब वो इसको इनहिबिट कर देगा तो क्या होगा, सीएमपी टूट नहीं सकेगी, तो सीएमपी ज्यादा हो जाएगी। और हम पहले भी पढ़ के आए हैं, जब भी सीएमपी ज्यादा हो तो क्या करता है, वो ब्रोंको डायलेशन करता है। तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसके अलावा भी उसने कहा कि ना दो और भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और क्या है कि वो ब्लॉक एडिनोसिन रिसेप्टर इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। एडिनोसिन रिसेप्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्यों होता है, एडिनोसिन रिसेप्टर का काम क्या होता है, वो हम देखते हैं। एडिनोसिन रिसेप्टर ना सीएनएस के अंदर पड़ा हुआ होता है, ये रिसेप्टर ये यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। काम ये होता है कि जब भी उसको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, एडिनोसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, तो वेगल जो सप्लाई जा रही होती है, जो हमने देखा था कि जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा रही होती है, वो वेगल सप्लाई जो है वो बंद हो जाती है और ब्रोंकियल डायलेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये दूसरा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। और थर्ड क्या है, इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। अब ये ना खास तौर पर सीओपीडी में ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सीओपीडी में होता इस तरह है कि ना जो
बिल्कुल भी आप एक्सपायर नहीं कर सकते, आपके अंदर जाती है लेकिन कोलैप्स हो जाते हैं एल्वियोलाई, जिसकी वजह से जो हवा है वो अंदर आके फंस जाती है और वापस एक्सपायरेशन नहीं हो सकती, सिर्फ इंस्पायरेशन हो रही होती है। ठीक है, तो वहां पे थियोफाइलिन का काम आता है, वो स्ट्रेंथ वो डायफ्राम को बढ़ा देती है। अब होगा ऐसे कि जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे लंग्स पे प्रेशर इंक्रीज होगा जिसकी वजह से एक्सपायरेशन होगी। तो ये हेल्प कर रहा होता है एक्सपायरेशन में। तो ये इसके 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मैंने भी सही करके नहीं लिखे हुए, ये यहाँ पे नोट कर लेना। आज वाला लेक्चर जो है वो मैंने काफी ढूंढ ढूंढ के बनाया है, तो वो नोट कर लेना सारे। वैसे तो मैं सारे ही ढूंढ के बनाता होता हूँ, लेकिन आज वाले के अंदर मैंने पॉइंट्स इस वजह से बना दिए कि अगर आप सिर्फ यही लेक्चर देख लोगे ना, तो आपके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो आधा एससीक्यूज के अंदर से आना है और कुछ एमसीक्यूज आने हैं 2-3 नंबर के, तो वो इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अब आते हैं इसके क्लिनिकल यूजेस क्या होते हैं। क्लिनिकल यूजेस में मैंने आपको पहले भी बताया कि अस्थमा सीओपीडी के लिए यूज हो रहा है, हमें पता है, हम वही ड्रग्स पढ़े जो अस्थमा सीओपीडी के अंदर यूज हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह बीटा 2 एगोनिस्ट फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट था एस्थमा में, उसी तरह थियोफाइलिन जो है वो नोक्टर्नल एस्थमा के अंदर यूज होता है। ठीक है, नोक्टर्नल एस्थमा क्या होता है? नोक्टर्नल का मतलब पुराने नींद, सोते हुए। तो इसकी एक स्लो रिलीजिंग डेपोर्ट फॉर्मुलेशन होती है जो अंडर स्किन भी इंट्राडर्मल यूज होती है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता ये करता है कि जब बंदा सो रहा होता है ना, तब ब्रोंको डायलेशन रखता है, तब ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होने देता, तो तब उस पर्पस के लिए खास तौर पर ये यूज किया जाता है। ये मैं बता चुका हूँ। अब आते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। अब याद करो कि ना, जो चाय या कॉफी है वो क्या करती है। ठीक है, हम दिमाग से शुरू होते हैं, ये जो मैंने साइड इफेक्ट लिखे हुए हैं ना, ये मैंने रैंडम लिखे हुए हैं, लेकिन हम ना बंदे के दिमाग से शुरू होते हैं। आपने चाय या कॉफी पी, उसने क्या किया, उससे सीएनएस को स्टिमुलेट कर दिया, अलर्ट हो गए आप ज्यादा, सीवीएस को स्टिमुलेट कर दिया, आपका हार्ट रेट इंक्रीज कर गया, आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा हो गया और वेसोडाइलेशन हो गई। ठीक है, एडिनोसिन वाला मैकेनिज्म दोबारा बता दूं? अच्छा, मैं बताता हूँ साइड इफेक्ट्स के बाद। अच्छा, तो दिमाग से शुरू हो रहे हैं, चाय पी, उसका साइड इफेक्ट ये हुआ, सीएनएस को एक्टिवेट करवा दिया, अलर्ट कर दिया बंदे को, सीवीएस को एक्टिवेट करवा दिया, सीवीएस को एक्टिवेट करवाया तो हार्ट रेट ज्यादा हो गया, थोड़ी देर के लिए ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ, लेकिन बाद में हाइपोटेंशन हो जाती है अल्टीमेटली, क्योंकि वो वेसोडाइलेशन करवा रहा होता है। ठीक है, कार्डियक एरिथमियाज भी हो सकते हैं अगर ज्यादा क्वांटिटीज में लिए, सीजर्स हो सकते हैं, नोजिया वोमिटिंग तो हमें पता है हो सकती है, क्योंकि ट्रेमर हो सकते हैं, इंसोम्निया हो सकती है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि सीएनएस और सीरियस स्टिमुलेशन हो जाती है। अब आते हैं स्टमक की तरफ। स्टमक में जब भी चाय पीते हैं तो वो उसकी गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है। किडनी में क्या काम करता है, कॉफी जो है किडनी में माइल्ड डायूरेटिक का काम करती है। ठीक है, माइल्ड डायूरेटिक का काम करती है और इसकी वजह से डायूरेसिस होता है। ठीक है, स्मूथ मसल्स में क्या काम करता है, स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन करवा देता है, इसी तरह स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन करवा देता है। इस वजह से जब आप चाय पीते हैं आपको सुकून मिलता है, आपके मसल रिलैक्स हो रहे होते हैं, आपका दिमाग जो है वो अलर्ट होता है। तो ये सारे हैं इसके साइड इफेक्ट्स। जब ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो ये एरिथमियास और सीजर्स कर सकते हैं। तो जब भी साइड इफेक्ट शुरू करने लगा करो ना, तो देखा करो अच्छा ये दिमाग में क्या करेगा, अच्छा ये दिल पे क्या एक्शन करेगा। ऑटोनोमिक फार्माकोलॉजी को अपने जो है वो याद किया करो। ठीक है, ऑटोनोमिक फार्माकोलॉजी में क्या होता है, वो उसके अंदर क्या करता है, जब उसको ऑटोनोमिक ड्रग्स को आप सारा याद करोगे ना, तब आपके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा आयशा, अब सुनो कि ना, एडिनोसिन के थ्रू थियोफाइलिन किस तरह ब्रोंको डायलेशन करवाता है। एडिनोसिन रिसेप्टर होते हैं हमारी सीएनएस के अंदर। ठीक है, एडिनोसिन रिसेप्टर सीएनएस। ठीक है, ये रिसेप्टर होते हैं सीएनएस के अंदर। अब ये रिसेप्टर जो हैं, इनका ये काम होता है कि जब इस पे आके एडिनोसिन लगती है तो ये कंस्ट्रक्शन करवा देता है। ठीक है, ये नॉर्मल काम है इनका। ठीक है, ये देख रहे हो एडिनोसिन रिसेप्टर है, एडिनोसिन लगी तो उसने ब्रोंकियल टोन की कंस्ट्रक्शन करवा दी, हमने इसे मैनिपुलेट कर लिया। हमने कहा अच्छा फिजियोलॉजिकली ये होता है, तो हम एक काम करते हैं कि इसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो एडिनोसिन रिसेप्टर को थियोफाइलिन जो है वो आके ब्लॉक कर देता है। ठीक है,
ये नेगेटिव का साइन लगा दिया, यहाँ पे थियोफाइलिन लिखा हुआ है पहले ऑलरेडी, तो फिर से नहीं लिखूंगा मैं। तो जो थियोफाइलिन होता है ना, वो इसको जाके ब्लॉक कर देता है। जब इसने इसको ब्लॉक कर दिया तो मजीद कंस्ट्रिक्शन नहीं हो सकती। इस वजह से क्या हो जाती है, जब कंस्ट्रिक्शन ना हो तो रिलैक्सेशन हो जाती है। आ गया समझ? चलो आ गया होगा, मैं ये इमेजिन कर लेता हूँ क्योंकि टाइम नहीं है आज, अभी काफी ज्यादा पड़ा हुआ है। अच्छा, अब आते हैं मस्करीनिक एंटेगनिस्ट की तरफ। जो थर्ड चीज है, मस्करीनिक एंटेगोनिस्ट। मस्करीनिक एंटेगोनिस्ट भी एक्यूट एस्थमा अटैक के अंदर यूज किए जाते हैं। मस्करीनिक एंटेगोनिस्ट में होते कौन कौन से हैं? इपराट्रोपियम, ठीक है, ये हमने पढ़ा होगा, याद करो चैप्टर 8 एंटी मस्करीनिक वाला जो चैप्टर था, उसके अंदर हमने स्कोपोलामीन और उसके यूजेस पढ़े थे, एट्रोपिन के क्लिनिकल यूजेस। उसके अंदर एक चीज इपराट्रोपियम का लफ्ज यूज हुआ था जो ब्रोंकोडायलेशन करवाती है, ठीक है। तो देयर यू आर, इपराट्रोपियम जो है वो मस्करीनिक एंटेगोनिस्ट है। खास तौर पर एरोसोल यूज होती है, इनहेलेशन रूट के थ्रू यूज होती है, और वो जो है अस्थमा के अंदर यूज होती है। लेकिन इसकी दो फॉर्मुलेशन होती है, टायोट्रोपियम और एक्लिडीनियम, जो कि सीओपीडी के अंदर यूज होती है। अब फिर से वही बात लिखी हुई है कि इसी क्लियरेंस एज जो स्मोकिंग के साथ ज्यादा हो जाती है, ठीक है। ये कुछ हद तक ठीक है बात, लेकिन ये बात बेसिकली जो है ये रिलेटेड है थियोफाइलिन से, ठीक है। इधर मैं बल्कि इस बात को कट ही कर दूंगा, पता नहीं मैंने क्या सोच के उस टाइम लिखा था, तो इस बात को कट कर देते हैं। ये बात किसके लिए है? ये बात स्पेसिफिकली थियोफाइलिन के लिए, ठीक हो गया। तो अब आते हैं आगे, मस्करीनिक एंटेगोनिस्ट किस तरह काम करते हैं। हमें पता है मस्करीनिक एंटेगोनिस्ट है तो उसने मस्करीनिक रिसेप्टर ब्लॉक कर देते, ठीक है, लेकिन ये है अधूरी बात। मस्करीनिक रिसेप्टर उसने ब्लॉक कर दिया तो आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि हमने दो मैकेनिज्म पढ़े थे मस्क वो उसके पीछे, जरा मैं आपको लेके आता हूँ। हाँ, दूसरा मैकेनिज्म के अंदर जब हमने मस्करीनिक रिसेप्टर, ये देखो ये वाला है मस्करीनिक रिसेप्टर, जहाँ पे मैंने सर्कल का निशान लगाया ना, ये देखो यहाँ पे मस्करीनिक रिसेप्टर जब ब्लॉक हो गया तो किस चीज की कंस्ट्रिक्शन होगी? कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो क्या होगा? ब्रोंकोडायलेशन हो जाएगी। तो नॉर्मल बच्चे को पता होगा कि इसने मस्करीनिक एंटेगोनिस्ट है तो इसने ब्रोंकोडायलेशन कर देनी है, लेकिन उसका ये मैकेनिज्म है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये भी कैटसन की डायग्राम है, वहां से अगर आप पढ़ेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन जो है वो किस तरह खत्म करता है ये ड्रग। अब आते हैं इसके यूजेस की तरफ। तो यूज ये है, जरा मैं स्लाइड आगे ले जाऊं। अच्छा जी, तो यूज ये है कि ये बेसिकली चिल्ड्रन के अंदर यूज होता है, बेसिकली चिल्ड्रन के अंदर यूज होता है, ये पॉइंट याद रख लो, बेसिकली चिल्ड्रन के अंदर यूज होता है। और ये सेकंड लाइन ऑफ ड्रग है आफ्टर बीटा एगनिस्ट। बीटा एगनिस्ट के बाद दूसरे, लेकिन वो कहते हैं कि सीओपीडी के अंदर ना बीटा एगनिस्ट से ज्यादा जो यूजफुल चीज, टायोट्रोपियम और एक्लिडीनियम, खासतौर पर टायोट्रोपियम और एक्लिडीनियम हो सकता है। अच्छा, तो अब आगे पढ़ते हैं। आगे ये हुआ कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। हमें पता है ये मस्करीनिक एंटेगोनिस्ट है तो इसके एट्रोपिन लाइक साइड इफेक्ट्स होंगे। याद करो एट्रोपिन लाइक साइड इफेक्ट्स का एक प्यारा सा निमोनिक बना हुआ था, ड्राई एज बोन, मैड एज हेटर, रेड एज क्या था, मैं खुद भूल गया। अच्छा, ड्राई एज बोन, तो ये होते हैं इसके साइड इफेक्ट्स, टेकिकार्डिया, इरिथमिया, एमनीजिया, डिलीरियम और हाई फीवर। ये कुछ मेडिसिन हैं जो कि आम तौर पर एक्यूट एस्थमा अटैक्स के लिए यूज की जाती हैं। हाँ, थैंक यू सो मच। रेड बनाने के लिए। अच्छा, तो ये सारी जो है मेडिसिन हैं जो पाकिस्तान के अंदर इन नामों से आती हैं, इसके अलावा भी होती हैं, लेकिन जो मशहूर हैं वो ये हैं। क्यूब्रोन जो है, अब ये देखो, ये थियोफाइलिन की
ओरल मेडिसिन है, ठीक है, ओरल फॉर्मुलेशन है, गोली है। इसी तरह ये फाइलोसिटोनिन, ये अमाइनोफाइलिन है, ये भी थियोफाइलिन की फॉर्मुलेशन है, ठीक है। इसी तरह ये सेल्बोसोनोसेल ब्यूटामोल, मोल ओल, ये क्या है, बीटा एगोनिस्ट, ये स्प्रे है। थियोगार्ड, ये फिर से दवाई आ गई। इप्राट्रोपियम, ये मस्करिनिक एंटागोनिस्ट, ये स्प्रे है, ये गोली इनहेलेशन लिखा हुआ है। इसी तरह ये सेरिटाइड, ये भी साल्ब्यूटामोल है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है ड्रग्स यूज्ड फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ अस्थमा। अब तक हमने पढ़ा है ड्रग्स यूज्ड फॉर एक्यूट अस्थमा अटैक। अब हम पढ़ेंगे जो प्रोफाइलेक्सिस ऑफ अस्थमा के लिए यूज किए जाते हैं। तो प्रोफाइलेक्सिस ऑफ अस्थमा के लिए ये ड्रग्स यूज किए जाते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, मैस्ट सेल स्टेबलाइजर्स, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, एंटी-आईजीजी एंटीबॉडी और लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड्स क्यों यूज किए जाते हैं। हमने पढ़ा था स्टेरॉइड्स जो हैं, तो अगर आपने नहीं, बल्कि अभी आपने एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी नहीं पढ़ी होगी मेरे ख्याल में, देन कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है उसके इफेक्ट्स हार्मफुल भी होते हैं अगर ओरल यूज करें, लेकिन एरोसोल के तौर पर इनहेलेशन रूट के थ्रू यूज करें तो उसके फायदे होते हैं, ठीक है। फायदे ये होते हैं कि बेक्लोमेथासोन, यूडिसोनाइड, डेक्सामेथासोन, फ्लूनासिलाइड, ये फ्लूटिकासोन, ये जितने भी मैंने लिखे हैं ना, ये सब जो हैं थ्रू एरोसोल यूज होते हैं, ठीक है। एरोसोल की फॉर्मुलेशंस हैं ये सारी। लेकिन अगर किसी को स्टेटस एस्थमेटिकस हो जाए, अब स्टेटस एस्थमेटिकस क्या है, आप ना दो चीजें पढ़ेंगे अपनी मिनी में, एक होगा स्टेटस एपिलेप्टिकस, एक होगा स्टेटस एस्थमेटिकस। ये एस्थमा की बहुत ही कोई सवेयर फॉर्म, शदीद फॉर्म होती है, जिसके अंदर रिवर्सिबल ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होती, बल्कि परमानेंट ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। मैं लिख देता हूँ, परमानेंट, ठीक हो गया, परमानेंट ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है। तो ये जो है स्टेटस एस्थमेटिकस होता है। इसी तरह स्टेटस एपिलेप्टिकस में भी एपिलेप्सी का एक दौरा नहीं होता, मुसलसल दौरा जो है वो रहता है। तो इसके अंदर हम वो कहते हैं कि इंट्रावीनस कोर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज कर सकते हैं, इंट्रावीनस कोर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज कर सकते हैं। अब आ गए हम आगे, आगे ये हो गया कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होगा कि कोर्टिकोस्टेरॉइड, स्टेरॉइड ऐसी चीज होती है जो आपका इन्फ्लेमेशन सिस्टम जो होता है ना, वो ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक नहीं करता मतलब सप्रेसेंट, एक बहुत वीक इम्यूनो सप्रेसेंट के तौर पर काम करता है। अब ना हमने दो क्लासेस शुरू में बनाई हैं, एक एक्यूट अस्थमा के अटैक के लिए, एक प्रोफाइलेक्सिस के लिए। तो जब किसी को अस्थमा का अटैक नहीं है तो उसके अंदर इंफ्लेमेटरी प्रोसेस तो चल रहा होता है, तो उस इंफ्लेमेटरी प्रोसेस के लिए एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के तौर पर कोर्टिकोस्टेरॉइड दी जाती हैं। उसके ये चार मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, बुक में एक दो लिखे हुए हैं। पहला ये है कि वो एराकिडोनिक एसिड सिंथेसिस को रिड्यूस करता है, उसको ब्लॉक करता है, ठीक है। दूसरा है इनहिबिट कोक्स टू एंजाइम एक्सप्रेशन। ये जो चीज है ये आपने अपनी पैथोलॉजी में शायद पढ़ ली हो या फिर अभी पढ़ेंगे थर्ड ईयर में। इसके लिए ये डायग्राम देखो, ठीक है। ये कोर्टिकोस्टेरॉइड है, बेसिकली एराकिडोनिक एसिड से आगे ये सारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स बनते होते हैं, ठीक है। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड ये करता है कि जो फॉस्फोलिपिडेज A2 एंजाइम होता है ना, उसको इनहिबिट कर, जब ये उसको इनहिबिट कर देता है तो ना एराकिडोनिक एसिड बनता है। जब रूट ही नहीं होगी तो दरख्त कहाँ से बनेगा ये पूरा, तो ये रूट नहीं है इस कोर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से। पहला ये मैकेनिज्म है। दूसरा, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है।
तो COX-2 एंजाइम की, जब COX-2 एंजाइम नहीं बनेगा तो आगे से एराकिडोनिक एसिड से आगे ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोस्टासाइक्लिन्स नहीं बनेंगे। यही बात मैंने पीछे वर्ड में लिखी है कि ये एराकिडोनिक एसिड सिंथेसिस को रिड्यूस करता है, इसके अलावा ये COX-2 एंजाइम को ब्लॉक करता है। ठीक है। तीसरा ये है कि ये बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को अप रेगुलेट कर देता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में। बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स क्या कर रहे थे? ब्रोंकोडायलेशन कर रहे थे। तो जब वो ज्यादा हो जाते हैं तो ब्रोंकोडायलेशन ज्यादा होती है। इसी तरह ये ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जो इन्फ्लेमेशन और एलर्जी कम करते हैं। अब आते हैं इसके क्लिनिकल यूजेस और साइड इफेक्ट्स की तरफ। यूजेस होते हैं एस्थमा में, जब एस्थमा बीटा एगोनिस्ट से भी ना ठीक हो, जब एस्थमा मस्करीनिक एंटेगोनिस्ट से भी ना ठीक हो। ये हम हर किसी को नहीं दे देते, ये हम स्पेसिफिक उन लोगों को देते हैं जो कि नॉन रिफ्रैक्टरी हो बाकी ड्रग से, जो बाकी ड्रग्स उन पे असर ना कर सके, इतना शदीद उनका अस्थमा। तो अब जहां पे इसका फायदा है वहां पे नुकसान भी है। नुकसान क्या है? हमने पढ़ा है कि ना जो स्टीरॉइड है ना, मैंने आपको बताया ये एक वीक इम्यूनोसप्रेसेंट होता है जो कोर्टिकोस्टीरॉइड है। तो ये क्या करेगा कि जो कैंडिडिया है, कैंडिडियासिस करवा देगा हमारे माउथ में। ठीक है, क्योंकि हम एरोसोल स्प्रे के थ्रू दे रहे हैं तो कैंडिडियासिस हो जाएगा। इसके अलावा एड्रीनल सप्रेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि यार एरोसोल यूज कर रहे हैं, उसका काम ये है कि दवाई लेके जाए लंग्स तक, तो ये एड्रीनल सप्रेशन क्यों होगी? तो ये बहुत माइनर 20% पॉपुलेशन में ये देखा गया है कि खून के थ्रू ये दवाई जाके ना एड्रीनल सप्रेशन नहीं करती, क्योंकि स्टीरॉइड्स है और एड्रीनल ग्लैंड से स्टीरॉइड्स बन रहे हैं। ठीक है। बाकी अगर आप इसका ओरल यूज करेंगे, इंट्रावीनस यूज करें, तो मसल वेस्टिंग, ऑस्टियोपोरोसिस और रिटेंशन ऑफ डायबिटीज, ये सब जो है आप इसकी डिटेल जाके अपने एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। तो ये दो काफी बेसिक है, बाकी जो है ये एज इट इज लिखने होते हैं। तो ये सब इसके साइड इफेक्ट्स हैं। अब आते हैं हम ल्यूकोट्राइन एंटेगोनिस्ट की तरफ। ल्यूकोट्राइन एंटेगोनिस्ट जो होता है वो इंटरफेयर करता है ल्यूकोट्राइन की फॉर्मेशन में। किस तरह करेगा? दो तरह से करेगा। एक वो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। देखो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉक करता है, लिपो ऑक्सीजनेज इनहिबिटर। अब फिर से उसी डायग्राम की तरफ आओ। अभी हमने ऊपर वाला पार्ट लिखा था, अब नीचे आ जाओ। ये है लिपो ऑक्सीजनेज इनहिबिटर, ये जो ज़ाइल्यूटेन लिखा हुआ है। ठीक है, ये ऐसा ड्रग है जो लिपो ऑक्सीजनेज एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो एराकिडोनिक एसिड से नहीं बनेगा। ये आपको ना ये पैरा, एक ये टेबल और एक शुरू में जो मैंने दिखाया था, वो दो याद करने पड़ेंगे अच्छे से। वो याद करोगे तो हर वहां पे ड्रग लगा सकते हो आसानी से। ठीक है, कि ऊपर कोर्टिकोस्टेरॉइड लग रही है, नीचे ये लग रही है। बाकी ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट है ज़ाफिरल्यूकास्ट। ठीक है। अब आते हैं वन बाय वन इसकी डिटेल्स की तरफ। जो रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट है उसमें दो ड्रग्स आते हैं, एक मोन्टील्यूकास्ट, एक ज़ाफिरल्यूकास्ट। ठीक है, ये ओरल फॉर्म में होते हैं और ये लिवर में इनका मेटाबॉलिज्म होता है। अच्छा, एक टिप बताता हूँ। आमतौर पर ना सारे के सारे मेटाबॉलिज्म जो है ना लिवर में होते हैं। कुछ ड्रग्स हैं जिनके मेटाबॉलिज्म जो है किडनीज में होते हैं, या फिर वहाँ किडनी रीनल ट्यूब्यूल से उनकी एक्सक्रीशन होती है। तो जहाँ पे कुछ ना आ रहा हो ना, वहां पे लिख देना कि मेटाबॉलिज्म बाय लिवर। ठीक है, तो ये हर जगह छापा मार सकते हो आप इसका। तो अब ये करता क्या है? LTD4 LTE4 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। ये जो LTD4 LTE4 रिसेप्टर है ना, उसको ब्लॉक। वो रिसेप्टर क्या कर रहा है? फिर से इंपॉर्टेंट बात आ गई। वो रिसेप्टर आगे पाथवे एडिनिलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करवा रहा है, जिससे ये ल्यूकोट्राइन्स बन रही है। और इन ल्यूकोट्राइन्स ने आगे बन के क्या करना है? खत्म करना है हमारे वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवानी। इनके साइड इफेक्ट्स ये होते हैं, बहुत माइनर साइड इफेक्ट्स हैं। और ये जो है सिंड्रोम्स हैं जो आप जाके 4th ईयर पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। अब आते हैं लिपो ऑक्सीजनेज इनहिबिटर की तरफ। ये भी ओरल फॉर्म में होते हैं। ये ज़ाइल्यूटेन जो है एक ड्रग है और ये स्पेसिफिकली एलिवेशन ऑफ लिवर एंजाइम कर सकते हैं। अब ये सिलेक्टिवली इनहिबिट 5 लिपो ऑक्सीजनेज को करते हैं। ठीक है, और इनके साइड इफेक्ट में ये भी आ सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसका जो साइड इफेक्ट है कि वो लिवर एंजाइम की एलिवेशन करवा देता है। ठीक है, अब आते हैं आगे मैस्ट सेल स्टेबलाइजर। हमने पढ़ा है पीछे मैस्ट सेल क्या करता है? डीग्रेनुलेट करता है। जब उस पे IgE लगा के
सेल बना दिया, इस पे ये आईजी लग गया, तो ये जो ग्रेन्यूल्स है ना, उनको डीग्रेनुलेट होने से रोकना है किसने? इस मैस्ट सेल स्टेबलाइजर ने। तो ये दोनों ओरल फॉर्म में भी होते हैं, एरोसोल में भी होते हैं। किस तरह रोकता है ये इंपॉर्टेंट है। रिलीज ऑफ मीडिएटर्स को रोकता होता है, किस तरह रोकता होता है कि वो मैस्ट सेल के अंदर एक रिसेप्टर होता है, उसको जाके ब्लॉक कर देता है। जब वो ब्लॉक हो जाता है, हिस्टामीन नहीं रिलीज हो सकती, तो बाकी जो डीग्रेनुलेशन है वो भी नहीं हो सकती। इसके साइड इफेक्ट्स में कफ और इरिटेशन ऑफ ईयर भी आते हैं। अच्छा, इसका ना एक और बड़ा फायदा है, जो मैस्ट सेल स्टेबलाइजर है ना, जो एलर्जी वाले लोग होते हैं, जिनको सपोज करें कुछ लोग होते हैं जिनको पीनट से एलर्जी होती है, तो वो जब ये खाते हैं ना तो उनकी एलर्जी कम हो जाती है, क्योंकि एलर्जी करवा रहा होता है ये मैस्ट सेल। तो जब ये मैस्ट सेल को ही स्टेबलाइज कर देंगे, उसको ब्लॉक कर देंगे, उसको डीग्रेनुलेट नहीं होने देंगे, तब जो है ये मैस्ट सेल स्टेबलाइजर काम आएगा। ये लास्ट चीज है एंटी आईजीई एंटीबॉडी। एंटी आईजीई एंटीबॉडी जो है ये पेरेंटरल फॉर्म में दी जाती है, इसका टीका लगता होता है। इसका टीका लगता है तो फिर से मैस्ट सेल के ऊपर जो आईजीई होते हैं उनके ऊपर ये आईजीई एंटीबॉडी आके लग जाती है। जब उन पे ये लग जाती है तो एंटीजन कहाँ से लगेगा? तो जब एंटीजन नहीं लगता तो डीग्रेनुलेट नहीं हो सकते मैस्ट सेल्स। तो एक ड्रग है ओमेलिजुमैब, जो इसका ड्रग है। That was all about your respiratory pharma. Thank you so much. और मेरे कज़न आए हुए हैं, छोटे बच्चे, वो रो रहे हैं मुसलसल, तो मैंने उन्हें घर छोड़ने जाना है, इस वजह से मैंने ज़रा स्पीड लगाई है एंड में। खैर, थैंक यू सो मच। स्टिल अगर आप में से किसी को ना समझ आए तो मेरे से पूछ सकते हैं, 5 मिनट हैं, मैं आराम से आपके सारे सवालों का जवाब दे सकता हूँ, कोई मसला नहीं। कोई बात आपको ना समझ आई तो आप मुझे बता दो। यू आर वेलकम। और आज ये मेरा आखिरी लेक्चर था आप लोगों के साथ। बस मैंने फोरेंसिक के लेक्चर दिए, 2 चीज़ों के, और फार्मा के दिए। अब बस मेरा काम ख़त्म। ये एक बात लिखी हुई है, इसको लाजमन याद रखिएगा अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए, ठीक है? और अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहें। अब तो कॉलेजेस भी खुल गए हैं या फिर खुलने वाले हैं, नोटिफिकेशन आ गया 27 मई से कॉलेजेस खुलने